गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गरीब देशों से हमेशा के लिए माइग्रेशन रोकने की बात कही है। ट्रंप ने अमेरिका की कई समस्याओं के लिए विदेश से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तीसरी दुनिया के लोगों के एंट्री अमेरिका में पूरी तरह बंद करने समेत कई सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। ट्रंप की ओर से ये बातें वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली मारे जाने की घटना से अमेरिका में उपजे गुस्से के बाद कही गई है। वाशिंगटन डीसी में बुधवार को अमेरिकी नेशनल गार्ड के ऊपर गोलाबारी करने का आरोप अफगान नागरिक पर है। आरोपी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिका के सैनिकों की मदद करने वाले लोगों को फिर से बसाने के प्रोग्राम के तहत यूएस आया था। इस घटना के बाद से अमेरिका में विदेशियों को लेकर एक गुस्सा देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, मैं तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक दूंगा ताकि अमेरिका सिस्टम ठीक हो सके। बाइडेन के लाखों गैर कानूनी एडमिशन खत्म करूंगा, जिसमें उनके साइन किए गए एडमिशन भी शामिल है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटा दूंगा जो यूएस के लिए नेट एसेट नहीं है या हमारे देश से प्यार करने में काबिल नहीं है। ट्रंप ने कहा कि विदेशों से आए लोग वेलफेयर पर निर्भर हैं। ये लोग नाकाम देशों से आकर यहाँ बस गए हैं। ये मेंटल इंस्टीट्यूशनल गैंग या ड्रग कार्टेल से हैं। यही लोग देश में होने वाले क्राइम के लिए जिम्मेदार हैं। हम ऐसे सभी माइग्रेंट और विदेशी नागरिक को देश से निकाल देंगे जो पब्लिक सिस्टम पर बोझ है, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है या पश्चिमी सभ्यता के साथ मेल नहीं खाते हैं। रिवर्स माइग्रेशन की जरूरत। ट्रंप ने कहा कि रिफ्यूजी का बोझ अमेरिका में सामाजिक गड़बड़ी का मुख्य कारण है। हालात दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भी खराब है। उन्होंने कहा, भले ही हमने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी का फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया। अब सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन स्थिति को ठीक कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों से आए लोगों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की फिर से जांच करने का ऐलान भी किया है। यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस के हेड जोसेफ हेडलो ने बताया कि ट्रंप ने उन्हें हर चिंताजनक देश से आए लोगों के ग्रीन कार्ड पूरी तरह और सख्ती के साथ फिर से जांचने का निर्देश दिया है। आइए हम बात करें भारत के नोटम की। भारत हिंद महासागर में मिसाइल परीक्षण की योजना बना रहा है। इसके लिए समुद्र के एक बड़े इलाके में नोटम भी जारी किया गया है। इसमें उड़ीसा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के निर्धारित इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस बीच इस इलाके में चीन के 4 जासूसी जहाज़ों के पहुंचने से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ये सभी चीनी जासूसी जहाज़ अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन इनकी रेंज समुद्र की तलहटी से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखने की है। ऐसे में भारत के मिसाइल परीक्षण को खतरा पैदा हो गया है। चीन के 3 जासूसी जहाज पहले से हिंद महासागर में ऑपरेट हो रहे हैं। इसमें जासूसी जहाज सी यान 6 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास मौजूद है। ये जहाज कुछ दिनों पहले ही मलक्का जलडमरू मध्य से हिंद महासागर में प्रवेश किया था। दूसरा जासूसी जहाज सेन ई याओ हिंद महासागर में अंडमान निकोबार के दक्षिण में ऑपरेट कर रहा है। वहीं तीसरा जासूसी जहाज लेन हाई 201 मालदीव के पास मौजूद है और समुद्र का सर्वे कर रहा है। अभी चौथा जासूसी जहाज लेन हाई 101 मलक्का जलडमरू मध्य से हिंद महासागर की ओर बढ़ता दिख रहा है। चीन अपने जासूसी जहाज़ों को सर्वेक्षण पोस्ट बताता है। उसने हर बार इस बात से इनकार किया कि ये जासूसी जहाज मिशन को अंजाम देते हैं। हालांकि चीन इन जासूसी जहाज़ों का इस्तेमाल सैन्य और वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। इसमें समुद्री तट के मानचित्र के अलावा आसमान में जासूसी तक शामिल है। इन जहाज़ों में लगे सिस्टम दुश्मन के देश के कई हवाई यातायात पर नजर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सोनार सिग्नल को डिक्टेट कर युद्धपोतों और पनडुब्बियों की कॉल साइन तक जान सकते हैं। इसके अलावा हवा में लॉन्च मिसाइलों की स्पेसिफिकेशन की भी जानकारी जुटा सकते हैं। नोटम को देखते हुए अंदाज़ा लगाया कि भारत जल्दी पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल K4 का परीक्षण कर सकता है। ये नोटम 1 से 4 दिसंबर के बीच प्रभावी है। इसमें 3484 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। K4 मध्यम दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SLBM है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर है। यह ठोस रॉकेट प्रणोदक से चलती है। इसे मुख्य रूप से भारतीय नौसेना की अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों को लैस करने के लिए बनाया गया है। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार हो रहे हैं। नई घटना में बाउल सरकार की रिहाई की मांग कर रहे लोगों पर हमला किया गया है। तौहीदी जनता नाम के इस्लामिक ग्रुप ने बाउल समर्थकों पर हमला किया है। इस ग्रुप का नाम हालिया महीनों में लगातार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमलों में आया है। इस साल जनवरी में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिराने में भी इसी गुट का हाथ था। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक बाउल समर्थकों ने हालिया हमलों का विरोध करने और बाउल लीडर अबुल सरकार की रिहाई की मांग के लिए मानिकगंज और ठाकुर गांव में एक प्रोटेस्ट रैली बुलाई थी। सिंगर अबुल सरकार को हाल ही में एक परफॉर्मेंस के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। बाउल समर्थक बुधवार को ठाकुर गांव में कोर्ट कैंपस के पास पहुंचे तो उनकी तौहीद जनता के लोगों ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान तौहीदी जनता के लोगों ने हिंसा का भी सहारा लिया। यहाँ हुई हिंसा में कई लोगों के हल्की चोटें लगने की बात सामने आई है। बाउल समर्थक सोहेल राणा ने
ढाका ट्रिब्यून को बताया कि तौहीदी जनता के नाम पर हिंसा की जा रही है। कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप तौहीदी जनता अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कई हमलों में शामिल रहे हैं। इस ग्रुप ने बार बार दुर्गा पूजा के जश्न में रुकावट डाली है। ये पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में भी शामिल रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मानिकगंज और ठाकुरगंज में बाउल समर्थकों पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। जमात इस्लामी का हिस्सा तौहीदी जनता ग्रुप हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश का हिस्सा है, जो एक और इस्लामी ग्रुप है। इसने 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का विरोध किया था। बांग्लादेश की आवामी लीग सरकार ने बीते साल कहा था कि हिफाजत बांग्लादेश जमात इस्लामी का एक मुखौटा है। जमात को बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहा है। आइए बात करें दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का विरोध किया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने साल 2026 में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए उनके देश को आमंत्रित नहीं किए जाने की बात कही थी। रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका की G20 सम्मेलन से बाहर रखने के ट्रंप के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी सरकार की बार बार कोशिशों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण अफ्रीका के बारे में भ्रामक सूचनाओं या गलत तथ्यों के आधार पर सजा देने वाले कदम उठाते रहे हैं। राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि इस साल दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयोजित G20 शिखर सम्मेलन सबसे सफल सम्मेलनों में से एक रहा। इसके जरिए दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों का हल निकालने में पक्षपात की मजबूती और प्रासंगिकता दोहराई गई। इसके बाद ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका G20 का पूर्ण सक्रिय और रचनात्मक सदस्य बना रहेगा। उन्होंने सभी सदस्य देशों से अपील की कि G20 की प्रक्रिया बहुपक्षवाद, सर्वसम्मति, सभी सदस्यों की बराबरी की भागीदारी की भावना के साथ जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्तों को फिर से स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद ट्रंप प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका एक स्वायत्त संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है। वो अपने सदस्य या वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका पर किसी अन्य देश की अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और कभी किसी राष्ट्र का असम्मान नहीं करता। रामाफोसा ने बताया कि चूंकि अमेरिका इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं था, इसलिए G20 अध्यक्षता से जुड़े दायित्व दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग मुख्यालय में अमेरिका के दूतावास के अधिकारी को सौंपे गए। उन्होंने कहा कि G20 के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते दक्षिण अफ्रीका हमेशा सहमति, सहयोग और साझेदारी की भावना को अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन से अपेक्षा थी कि वह दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान सभी G20 बैठकों में भाग लेगा, लेकिन उसने स्वेच्छा से जोहान्सबर्ग में आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन में उपस्थित न होने का फैसला किया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.